मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे और नए पेपर पर बात करेंगे जो बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर है। और एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए भी ये टॉपिक उपयोगी है, जो प्रैक्टिकल पोर्शन आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, तो उस लिहाज से पेपर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बीए थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, शीत युद्ध, उसके विभिन्न चरण, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी कार्यप्रणाली, भूमिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व, साम्यवादी खेमे का विघटन और यूरोप का पुनर्गठन। सेकेंड यूनिट में भारत की विदेश नीति, उसके निर्धारक तत्व आएंगे। भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, भारत के पड़ोसी देश, उनके साथ संबंध, और जो प्रमुख शक्तियां हैं अमेरिका, रूस, चीन, उनके साथ संबंध हैं। समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की क्या स्थिति है। ऐसे ही थर्ड यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां, मुद्दे, पश्चिमी एशिया की राजनीति, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, कुछ क्षेत्रीय संगठन हैं जैसे आसियान, जिसको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन कहते हैं, सार्क है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसके अलावा कुछ छोटे और संगठन हैं जैसे ब्रिक्स है, इब्सा है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग, भारत की स्थायी सदस्यता का दावा, समसामयिक वैश्विक मुद्दे हैं जिसमें मानवाधिकार और आतंकवाद, परमाणु प्रसार से संबंधित हैं। तो ये सेकंड पेपर जो बीए थर्ड ईयर में चलता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यद्यपि सारे विषय इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन के लिहाज से शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, उस पर भी बड़ा क्वेश्चन आता है, और उसके जो अभिन्न अंग हैं उन पे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, और बड़ा नहीं तो उन पे शॉर्ट नोट अवश्य पूछा जाता है। इस तरह से अमेरिका और तृतीय विश्व पर सवाल आता है। भारत की विदेश नीति, उसके निर्धारक तत्व, उसकी खास विशेषताएं, एक काल विशेष में भारत की विदेश नीति की क्या विशेषताएं, इस पर पूछा जा सकता है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध, और पड़ोसी देशों में भारत पाकिस्तान के साथ और भारत चीन के साथ विशेष रूप से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। भारत, अमेरिका और बड़ी शक्तियों के साथ संबंध ये पूछा जा सके। थर्ड यूनिट में समसामयिक जो प्रवृत्तियां हैं उन पर सवाल बनता है। नई विश्व अर्थव्यवस्था है, इस पे भी, और जो क्षेत्रीय संगठन है जिसमें आसियान और दक्षेस है, इस पर रोटेशन से सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिक्स, इब्सा है, इन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो इस तरह से ये पेपर है, और इस पर निरंतर जो घटना परिस्थितियाँ वैश्विक राजनीति में होती हैं उन पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। काफ़ी अपडेट इसमें होती रहती हैं, तो उन पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इस पेपर में ख़ास तौर पर जो थ्योरेटिकल बातें हैं उनके अलावा कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, उनमें अपडेशन निरंतर होता रहता है। तो समसामयिक के जो घटना चक्र होते हैं उन पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो परीक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शीत युद्ध। वो, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, इसके अलावा खास विशेषताएं क्या हैं, उसका उद्भव, विकास कैसे हुआ और उसके कारण क्या हैं, विभिन्न चरण क्या हैं, और उसका वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपको भली भांति आपको संज्ञान है, आप इससे परिचित हैं कि द्वितीय महायुद्ध 1945 में समाप्त हो गया था। उसके बाद एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। उसमें इस महायुद्ध के बाद दो महाशक्तियां रह गई, और इन दो महाशक्तियों यानी
संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए एक शब्द यूज़ किया गया और वह है शीत युद्ध, कोल्ड वार। इस शब्द का प्रयोग जो है अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बर्नार्ड बारूच ने अपने एक भाषण में किया था और एक प्रसिद्ध पत्रकार हुए हैं वाल्टर लिपमैन, उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ये हमको मालूम है कि एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र थे, रोम, बर्लिन, टोक्यो राजधानियों के नाम से ये देश थे, इटली, जर्मनी और जापान, और दूसरी तरफ मित्र देश थे। तो द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर ये ऐसी परिस्थितियाँ कुछ विकसित हुई कि उससे तय हो गया कि इन ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने वाले जो मित्र राष्ट्र थे, यानी अमेरिका और रूस, ये अधिक समय तक संधिबद्ध सहयोगियों के रूप में नहीं रह पाएंगे। इनके बीच में कुछ वैमनस्य पैदा हो गए थे। एक महत्वपूर्ण कारण तो यह था कि अमेरिका द्वारा परमाणु अस्त्रों का प्रयोग और आविष्कार जो उन्होंने किया था, जो परमाणु अस्त्रों का आविष्कार और प्रयोग था, उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और एक अमेरिका को एक एडवांटेज की स्थिति में ला दिया। तो ऐसे में सोवियत रूस को ये लगना स्वाभाविक था कि वे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, एकाधिकारपूर्ण आतंककारी वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा युद्ध विराम और शांति की स्थापना में सोवियत रूस के नेताओं को ये सोचने का मौका मिला कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने उचित सहायता नहीं की, जो उसको आवश्यक थी वो सहायता उसको नहीं मिली। और ये कहा जाता है कि लगभग 20 लाख सोवियत जानें गई थी उसमें, और युद्ध के अंतिम चरण में द्वितीय मोर्चा खोलने में ढिलाई या लैंड लीज एग्रीमेंट को ठीक से क्रियान्वित न होने के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच में वैमनस्य का भाव पैदा हो गया, मनोमालिन्य का भाव पैदा हो गया, और इनके आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब शीत युद्ध का सिंपल यदि अर्थ हम लगाएं तो वो युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं है, बल्कि इसका मतलब दो महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव की अनुपस्थिति है। ये और भी स्पष्ट हो जाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे कि भाई शीत युद्ध की परिभाषा अलग अलग विशेषज्ञ विद्वानों ने क्या दी है। हालांकि इसका जो प्रयोग है वो बर्नार्ड बारूच ने किया था, और एक पत्रकार हुए हैं वाल्टर लिपमैन, उन्होंने इस चीज़ को प्रचारित किया। तो उसमें कुछ परिभाषाएं हैं जिनको देख लेना चाहिए। फ्लेमिंग ने जैसे कहा है कि शीत युद्ध का उद्देश्य शत्रुओं को अलग थलग रखना और मित्रों को जीतना होता है। ऐसे ही ग्रीव्स ने भी एक डेफिनेशन दी है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर है। भारतीय राजनयिक हुए हैं KPS मेनन, उनकी डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है। उनके अनुसार, KPS मेनन के अनुसार, शीत युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर, जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, दो व्यक्तियों के मध्य एक दृढ़ संघर्ष था। विचारधाराएं थी पूंजीवादी और साम्यवादी, पद्धतियां थी संसदीय जनतंत्र और पीपुल्स जनतंत्र, अथवा बुर्जुआ जनतंत्र और सरवारा वर्ग की तानाशाही।
गुट थे नाटो और वार्सा पैक्ट, राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। तो ये इनकी डेफिनेशन दी है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि ये एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। इसके अनुसार विचारों पर नियंत्रण का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात उन्होंने इसे लोगों के दिमागों में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा है। तो ये शीत युद्ध की कुछ डेफिनेशन है। लुई हाले एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है द कोल्ड वार एज हिस्ट्री 1967 में। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि शीत युद्ध परमाणु युद्ध में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया है। विश्व के सभी देश, सभी समस्याएं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे कश्मीर हो या कोरिया हो या अरब इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध में मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए हैं। नेहरू ने एक और डेफिनेशन दी है और शीत युद्ध के वातावरण को उन्होंने निलंबित मृत्युदंड का वातावरण के समान तनावपूर्ण बताया है। तो ये शीत युद्ध की कुछ परिभाषाएं हैं। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं बल्कि दो भीमाकार शक्तियों यानी सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में एक संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, ये वाक युद्ध था। और शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां, प्रादेशिक संगठन स्थापना करके अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगी हुई थी और दूसरे की स्थिति को कमजोर करने में लगी हुई थी। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया है। अब शीत युद्ध की कुछ खास विशेषताएं हैं, उनको जानकर भी हम इसके बारे में और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं, जिसमें शीत युद्ध को एक ऐसी स्थिति बताया है जिसमें मूलतः उष्ण शांति उसको कहा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण शांति रहती है और न ही वास्तविक युद्ध होता है, बल्कि शांति और युद्ध के बीच एक अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता इसमें, परंतु ये स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी होती है। इसमें युद्ध का वातावरण तैयार किया जाता है या होता रहता है। महाशक्तियाँ एक दूसरे से भयभीत रहती हैं। इसमें अस्त्र शस्त्रों का निर्माण ही नहीं, मानव समाज को कुछ ही क्षणों में समाप्त करने वाले घातक परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण की होड़ भी रहती है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, जन प्रचार के साधनों के द्वारा एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना की जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध कायम रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते हैं। सशस्त्र युद्ध को छोड़कर अन्य समस्त उपायों का सहारा लेकर एक दूसरे की स्थिति को दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। ये कूटनीतिक दाव पेचों से लड़ा जाने वाला ऐसा युद्ध है जो कभी भी वास्तविक युद्ध के विनाशकारी स्थिति में बदल सकता है, उसका रास्ता प्रशस्त कर सकता है। तो ये शीत युद्ध की कुछ खास विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम शीत युद्ध को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके कारण जानने से पहले हम ये भी एक विचार होता है कि ये शीत युद्ध कब शुरू हुआ। तो उसमें कुछ लोग तो ये कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद इसकी उत्पत्ति हुई और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने 5 मार्च 1946 में जो फुलटन में भाषण दिया था उससे इसकी शुरुआत मानते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना रोकनी चाहिए। स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने और ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए आंग्ल अमेरिकी गठबंधन स्थापित किया जाना चाहिए।
साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए हर संभव नैतिक अनैतिक उपायों का अवलंबन करना चाहिए। तो एक तो ये फुलटन भाषण से इनकी शुरुआत मानते हैं। दूसरा, दो विद्वान हैं, एक तो अमेरिकी विद्वान है हाल और एक फ्रांसीसी विद्वान है आंद्रे फॉन्टेन। वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 से नहीं हुआ, बल्कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ ही शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने राजशक्ति का एक नया स्वरूप, सामाजिक आर्थिक विकास का एक वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो वो 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे शीत युद्ध को मानते हैं, और बाकी विद्वान जो हैं इसको चर्चिल के फुलटन भाषण से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि शीत युद्ध के कारण क्या हैं, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे कारण हैं, विभिन्न विचारधाराओं और राष्ट्रीय हितों का इसमें परिणाम इनको माना जा सकता है। और सुविधा की दृष्टि से इसके विभिन्न कारणों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सामान्य कारण, अर्थात जो दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा है अमेरिका के विरुद्ध सोवियत संघ की क्या शिकायतें थी, और सोवियत संघ के विरुद्ध अमेरिका की क्या शिकायतें थी। तो उसमें इसके कारणों का हम अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।